हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि अच्छे होंगे। चलिए, तो मैं आपका साइंस टीचर अल्ताफ सर आप सभी का बोट्स गुरु के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करते हैं। चलिए, तो आज हम 10th क्लास केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर का ये चौथा लेक्चर लेकर आए हैं। इससे पहले इस चैप्टर का 3 लेक्चर आ चुका है। तो अगर आप इस वीडियो पे पहली बार आए हैं तो आपको सुझाव के तौर पे मैं बता दूं कि अगर आप चाहते हैं कि 10th क्लास का केमिस्ट्री आपको बहुत बेहतर तरीके से आए तो प्ले लिस्ट में ही आपको पहले 5 बेसिक के वीडियो मिलेंगे। केमिस्ट्री अगर एकदम से नहीं जानते हैं, आप एकदम जीरो लेवल से जानते हैं, नहीं जानते, एकदम जीरो लेवल है केमिस्ट्री में आपका, तो फिर आप सबसे पहले क्या करें, मेरा इतना सा बात माने कि 5 वीडियो मैक्सिमम 40-40 मिनट का वीडियो होगा। उस 5 वीडियो को देखें, फिर उसके बाद से पहला चैप्टर से स्टार्ट करें। मैं आपको पूरी गारंटी देता हूं कि केमिस्ट्री आपके लिए हलवा साबित होगा। इतना आसान हो जाएगा कि उस बेसिक को पढ़ने के बाद फिर आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो फिर आप ये भूल जाएंगे कि केमिस्ट्री में कोई ऐसा शब्द या कोई ऐसा टर्म आ रहा है जो कठिन है। तो चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। हम इस लेक्चर में सबसे पहले जो सीखने वाले हैं वो है रासायनिक समीकरण को अधिक उपयोगी बनाना। इससे पहले वाले लेक्चर में क्या सीखे थे, जरा ये बता देते हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लास्ट टॉपिक सीख क्या रहे थे, रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित करते हैं। तो रासायनिक समीकरण लिखना आ गया था। फिर हम एक पेज लेकर ही बता देते हैं आपको कि हम क्या क्या सीख चुके हैं इस मतलब की लेक्चर में। तो सबसे पहला बात जो है, पिछले 3 लेक्चर में हम सबसे पहले सीखे हैं रासायनिक अभिक्रिया, और रासायनिक अभिक्रिया से रिलेटेड जितने पॉइंट हैं उन सबको सीखे हैं। ये हमारा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पहला टॉपिक था इस चैप्टर का। दूसरा टॉपिक जो हम सीख रहे हैं वो है रासायनिक समीकरण। अब ये रासायनिक समीकरण दूसरा टॉपिक है जो अभी भी चल रहा है। इस रासायनिक समीकरण में हम जो टॉपिक कवर कर रहे हैं, तो रासायनिक समीकरण में सबसे पहले कवर किए हैं एक संतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण। फिर उसके बाद पिछले लेक्चर में हम कवर किए हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण, असंतुलित रासायनिक समीकरण। फिर तीसरा चीज हम सीख रहे थे कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों जरूरी है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों जरूरी है। और इसी के साथ साथ हम सीख के आए थे इसमें द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। फिर द्रव्यमान संरक्षण के नियम से आगे हम लास्ट पॉइंट सीखे थे पिछले लेक्चर में, वो था जो लास्ट पॉइंट हम सीख करके आए थे, 5वां पॉइंट था इसमें, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना या कैसे संतुलित किया जाता है, संतुलित करना। लास्ट लेक्चर में हम लास्ट पॉइंट के तौर पे यही टॉपिक सीखे थे कि रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है, ये पॉइंट। अब वहां से हम आगे बढ़ेंगे। हमको रासायनिक समीकरण लिखने भी ठीक ठाक से आ गया है और यहाँ तक कि उसको संतुलित करने भी आ गया है। अगर किसी भाई बहन को प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में बता देना कि आपको क्या प्रॉब्लम हो रहा है संतुलित करने में। फिर और भी बहुत सारा एग्जाम्पल लेकर क्या करके एक स्पेशल वीडियो में हम आपको संतुलित करना सिखा देंगे, और कोशिश रहेगा वो सभी क्वेश्चन डाल दिया जाए उसमें जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। आज के लेक्चर में हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो ये टॉपिक है रासायनिक समीकरण को अधिक उपयोगी बनाना। अब ये रासायनिक समीकरण को अधिक उपयोगी बनाने का क्या सेंस है, तो मतलब जैसे हम रासायनिक समीकरण जब लिखते हैं तो क्या क्या नहीं पता लगता है और क्या क्या पता होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप समझेंगे, ध्यान से समझना बात को, जैसे बढ़िया से समझने का प्रयास करेंगे। हम बोले कार्बन को ऑक्सीजन गैस की
उपस्थिति में जलाने पर कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। तो जब हम कथन लिख रहे हैं, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया का जब हम कथन लिखते हैं, स्टेटमेंट लिखते हैं, जब हम किसी रासायनिक अभिक्रिया का स्टेटमेंट या कथन लिखते हैं, तो उसमें सबसे पहले यह पता चल जाता है कि कार्बन की अवस्था क्या है, ऑक्सीजन की अवस्था क्या है, और इसके अभिक्रिया के बाद जो बन रहा है उसकी अवस्था क्या है। और भी बहुत सारा जानकारी प्राप्त हो जाता है, वो तो स्टेटमेंट में प्राप्त हो जाता है। लेकिन अगर इसका हम रासायनिक समीकरण लिखें इस स्टेटमेंट का, तो बोले कार्बन को ऑक्सीजन में जलाने पर या ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर, तो कार्बन का तो सी हो जाएगा, और ऑक्सीजन गैस की उपस्थिति बोला है तो O2, और बोला कार्बन डाइऑक्साइड बनता है तो CO2। अब क्या है ना कि यहां देख करके C4 कार्बन, O2 फॉर ऑक्सीजन, CO2 फॉर कार्बन डाइऑक्साइड, बस इतना समझ में आ रहा है कि कार्बन ऑक्सीजन मिलता है तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, बस इतना ही समझ में आ रहा है। बस ये नहीं समझ में आ रहा कि कार्बन की अवस्था क्या है, ठोस है कि द्रव है कि गैस है। ये O2 जो है, ऑक्सीजन कौन सी अवस्था में है, ठोस अवस्था में है, द्रव अवस्था में है, गैसीय अवस्था में है, या जलीय विलयन है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड कौन सी अवस्था में प्राप्त होता है। मतलब सिंपल बात है कि एक चीज, मतलब यहाँ पे जो नहीं क्लियर हो पाया कि कौन सा पदार्थ किस अवस्था में मिलेगा, तो फिर ये रिएक्शन हो पाएगा। तो ये इसको मतलब जो रासायनिक समीकरण है इसको और हम यूजफुल बना पाए, ताकि इस रिएक्शन से ही, ये इक्वेशन से ही हम समझ पाए, बहुत सारा नया जानकारी प्राप्त हो सके। तो उसके लिए एक टॉपिक हम जो कर रहे हैं, उस टॉपिक का नाम है रासायनिक समीकरण को अधिक उपयोगी बनाना या अधिक सूचनापूर्ण बनाना। यहां से एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है, और एनसीईआरटी में भी एक क्वेश्चन आएगा कि किसी रासायनिक अभिक्रिया को सूचनापूर्ण कैसे बनाया जा सकता है या अधिक उपयोगी कैसे बनाया जा सकता है। तो उसके कई टर्म हैं, एक एक करके सब पे बात करते हैं। जिसमें सबसे पहला टर्म है, पहले यहाँ पे भाषा सुन लीजिए क्या है, रासायनिक समीकरणों की सीमाओं को दूर करने के लिए, सीमा मतलब कि लिमिट जो लगा हुआ है, जैसे गैस की अवस्था, किसी भी पदार्थ की अवस्था का पता नहीं चल पाता है, तो सीमाओं को दूर करने के लिए समीकरण को अधिक उपयोगी बनाने का प्रयास किया जाता है। मतलब क्या क्या प्रयास है ये देख लीजिए। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो अभिकारक और उत्पाद है उसकी भौतिक अवस्था की जानकारी दे सकते हैं समीकरण में, उसके इक्वेशन में। अब किस तरह देते हैं तो स्टेटमेंट सुन लो, फिर हम जस्ट दिखा देंगे बना करके। जैसे अभिकारकों और उत्पादों की भौतिक अवस्था, भौतिक अवस्था का मतलब है कि भौतिक अवस्था सुनकर के आप कंफ्यूज नहीं है ना, अवस्थाई का ही बात कर रहे हैं। और अवस्था या भौतिक अवस्था का मतलब है कि इनकी कितनी अवस्थाएं हैं, तो एक ठोस अवस्था होता है और एक द्रव अवस्था होता है, फिर एक गैस नहीं गैसीय अवस्था होता है। ये तीन अवस्थाएं होती हैं। तो इन्हीं वही बात बोला है कि अभिकारक और उत्पादों की भौतिक अवस्था की जानकारी उनके संकेतों या सूत्रों के ठीक आगे, मतलब कि ठीक बगल में, जस्ट बगल में, कोष्टक में ठोस के लिए एस लिख देते हैं। अगर द्रव अवस्था है तो उसके लिए ब्रैकेट में एल फॉर लिक्विड लिख देंगे। अगर एल फॉर लिक्विड लिख देंगे। अगर गैसीय अवस्था है तो उसके ब्रैकेट में जी फॉर गैस लिख देंगे। अगर ठोस द्रव गैस के अलावा कोई पदार्थ अगर पानी में घुला हुआ है, मतलब कि उसका जलीय विलयन है, तो यहाँ लिखा है कि पदार्थ के जलीय विलयन के लिए ब्रैकेट में AQ अंकित किया जाता है। अब एग्जाम्पल के तौर पे आपके सामने यहाँ लिखा है, जैसे यहाँ पे देखिएगा, कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम ऑक्साइड से अभिक्रिया कर, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर, समझिएगा यहाँ पे तीर नहीं दिख रहा था, हम आपको ठीक से दिखा देते हैं, एक मिनट। यहाँ पे रिएक्शन का तीर है, तो आप समझना, कैल्शियम कार्बोनेट को, डेल्टा का मतलब है गर्म करने में, पिछले लेक्चर में भी हम आपको बता के हैं। कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। हम क्या बता रहे थे ना अभी आपको कि
कैल्शियम कार्बोनेट की अवस्था कौन सी है। अगर हम चाहें तो इक्वेशन में भी दिखा सकते हैं, काहे के लिए, तो अधिक उपयोगी बनाने के लिए। तो फिर कैसे दिखाएंगे जरा इसको समझिएगा। तो कैल्शियम कार्बोनेट ठोस अवस्था में होता है, तो ब्रैकेट में ठोस मतलब सॉलिड। एक चीज दिखा देते हैं और ध्यान से सुन लेना, यहाँ पे अवस्था जो 3 होती हैं उसका अगर हम बात करें तो यहीं पे बता देते हैं। देखो अवस्था का अगर बात करेंगे तो पदार्थ की जो 3 अवस्था है उसमें एक है ठोस, जिसको सॉलिड कहते हैं। सॉलिड के लिए जब उसका भौतिक अवस्था को ब्रैकेट में दिखाते हैं तो सॉलिड के लिए जो यूज करते हैं लेटर वो होता है एस फॉर सॉलिड। अगर द्रव अवस्था के रूप में कोई पदार्थ भाग ले रहा है, द्रव अवस्था, तो द्रव को तो लिक्विड कहते हैं, LIQUID। अब लिक्विड के लिए क्या यूज करेंगे, तो हम लिक्विड के लिए यूज कर लेंगे ब्रैकेट में L। अगर अवस्था पदार्थ की गैसीय हो, गैसीय का मतलब गैसियस ही, G फॉर गैसियस, तो इसको हम शॉर्टकट में स्मॉल g से दिखा देते हैं अगर अवस्था पता करना हो तो। अगर कोई पदार्थ की अवस्था जलीय विलयन हो तो उसके ब्रैकेट में फॉर्मूला के जस्ट बाद ब्रैकेट में एक्वेटिक AQ का मतलब है एक्वेटिक, मतलब कि जलीय विलयन के लिए AQ लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा आपको समझ में आएगा। कैल्शियम कार्बोनेट ठोस अवस्था में होता है तो यहाँ ब्रैकेट में S लिखा है, सॉलिड लिखा हुआ है। और बनना, इसके गर्म करने बनना कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड भी ठोस रूप में प्राप्त होता है तो फिर ब्रैकेट में S लिखा है। कार्बन डाइऑक्साइड गैसीय रूप में प्राप्त होता है तो ब्रैकेट में G लिखा है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे उपयोगी बनाते हैं। इससे पहले वाला आप रिएक्शन आप जितना चेक करेंगे ना, उसमें हम ये ब्रैकेट वाला काम नहीं कर रहे थे। उपयोगी बनाना हो मतलब कि सूचना पूर्ण बनाना हो, ताकि ज्यादा से ज्यादा सूचना की प्राप्ति हो सके, तब लगाते हैं। यहाँ पे है जिंक, ब्रैकेट में इसलिए का मतलब जिंक कौन सी अवस्था में है, तो फिर ये ठोस अवस्था में है, प्लस H2SO4 मतलब कि जिंक की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से कराने पर H2SO4 लिक्विड है। H2SO4 जो पानी में घोला जाता है अम्ल को, तब जिंक धातु डाला जाता है, तो H2SO4 यहाँ जलीय विलयन है, इसलिए ब्रैकेट में AQ लिखा हुआ है। अब ZnSO4 बनता है उसी विलयन के अंदर, ये भी जलीय विलयन है तो इसके लिए भी AQ लगा हुआ है। हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाता है तो H2 और इसके ब्रैकेट में G लगा हुआ है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि हम भौतिक अवस्था की भी जानकारी दे करके हम रासायनिक समीकरण को अधिक उपयोगी बना सकते हैं। कैसे जानकारी देते हैं समझ में आ गया। अच्छा एक क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं आप उसमें क्या बता रहे हैं। जैसे हम एक रिएक्शन लिखते हैं और तुम उसको उपयोगी कैसे बनाओगे। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, तीर का चिन्ह जल। ये तो हम शब्द समीकरण दे दिए, आप इसका रासायनिक समीकरण लिखो और इसका भौतिक अवस्था भी लिख करके दिखाओ जल्दी। आप क्या लिख रहे हैं जरा जल्दी से, कोई जरूरी नहीं कि आप तीर ढूंढने लगेंगे टाइपिंग करने के लिए, वो आप एक डैश दे देंगे, सबको समझ में बराबर दे देंगे, सबको समझ में आ जाएगा। लेकिन कॉपी में जब इसको नोट करना बच्चे, तो फिर ये तीर का चिन्ह देना। चलिए कैसे बनेगा आप ध्यान देंगे जरा। जैसे बोला कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस जब अभिक्रिया करता है तो जल बनता है। हाइड्रोजन जो है वो गैस है, तो हम इसका जब रासायनिक समीकरण लिखेंगे तो हाइड्रोजन का सूत्र H2 और गैसीय अवस्था में है तब ब्रैकेट में G लिखेंगे। भौतिक अवस्था दिखाना है ना। फिर उसके बाद ऑक्सीजन का सूत्र O2 लिखेंगे और इसके भी ब्रैकेट में G लिखेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन भी यहाँ पे गैसीय अवस्था में उपयोग में लाया जाता है। जब ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलते हैं तो फिर जल मतलब H2O बनता है, और यहाँ पे जो H2O प्राप्त होता है, यहाँ जो H2O प्राप्त होता है वो द्रव रूप में प्राप्त होता है, तो यहाँ पे हम इसके ब्रैकेट में L स्मॉल l लिखेंगे, L फॉर लिक्विड फॉर्म में प्राप्त हुआ। इस तरह से भौतिक अवस्था को दिखाया जा सकता है और सूचनापूर्ण बनाया जा सकता है।
उम्मीद है कि समझ में आया होगा, किसी को किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन लास्ट कर लेते हैं आपके लिए, आप प्यारे बच्चों के लिए, ताकि आपको किसी प्रकार का कोई संदेह समस्या नहीं हो। जैसे एक दूसरा क्वेश्चन है कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन, तीर का चिन्ह, कार्बन डाई ऑक्साइड। अब इसका आप रासायनिक समीकरण बनाएंगे। इसका आप रासायनिक समीकरण बनाएंगे तो फिर कैसे बनाएंगे, इसकी अवस्था को कैसे प्रदर्शित करेंगे, ये बताइए। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, कार्बन का सूत्र C होता है, और कार्बन मतलब लकड़ी, जलावन, कोयला ले रहे हैं, वो सब कौन सी अवस्था में होता है, तो ठोस अवस्था में। और ठोस अवस्था में होता है तो इसके ब्रैकेट में हम S लिखेंगे। फिर उसके बाद प्लस ऑक्सीजन का सूत्र O2 होता है, ये कौन सी अवस्था में होता है, तो गैसियस अवस्था में है, तो ब्रैकेट में G लिखेंगे। फिर तीर का चिन्ह जो प्राप्त हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, तो इस कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र CO2 होता है, और ये CO2 भी कौन सी अवस्था में होता है, गैसीय अवस्था में, तो इसकी अवस्था बगल में G लिखेंगे। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा कैसे काम करना है, भौतिक अवस्था कैसे दर्शाते हैं, ये भी क्लियर हो गया होगा। बच्चे एक बात आपको बता दें इसी बीच में कि आपको लगता होगा कि काफी स्लो क्लास चल रहा है, इतना स्लो क्लास क्यों चल रहा है, तो हम आपको बता दें, मेरा पूर्ण प्रयास है कि आप ऑनलाइन को ऑफलाइन की तरह इंजॉय करें। मतलब ऑनलाइन में होता ही है ना कि मतलब वीडियो को मतलब बहुत बड़ा नहीं हो, इसके लिए क्या किया जाता है कि कंटेंट पे एकदम टू द पॉइंट काम करके चले जाते हैं, फिर प्रैक्टिस नहीं होता है, फिर वहां पे बच्चों को उसी टाइम ऑन द स्पॉट जो है क्वेश्चन दे करके प्रैक्टिस नहीं करा पाते हैं टाइम के कारण। लेकिन मेरा कहना यह है कि हम थोड़ा देर आएंगे, थोड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा, लेकिन दुरुस्त आएंगे। मतलब कि थोड़ा सा भी आपको आपके रास्ता में छोड़ करके आपके ऊपर जिम्मेदारी दे करके नहीं भाग सकते हैं। आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे, आपके पूरे सफर में आपके साथ रहेंगे, जहां पे आप छूट जाएंगे आपका हाथ पकड़ करके और आपको साथ लेकर चलने का काम करेंगे। बस आप धैर्य बनाकर पूरे वीडियो में लगातार जुड़े रहें। तो ये प्रैक्टिस इसी मकसद से कराया जा रहा है ताकि आपको ये कंफ्यूजन नहीं हो, यानी कितना जल्दी टॉपिक खत्म हो गया समझ में नहीं है। हम 2 क्वेश्चन यहाँ कराए हैं, 2 क्वेश्चन वहां पे इसका प्रैक्टिस था। आप देख सकते हैं यहाँ पे, देख लो 2 क्वेश्चन यहाँ पे है जो ऑलरेडी बना हुआ था, फिर 2 क्वेश्चन यहाँ पे करा दिए हैं अपने से बना करके, ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल ठीक ठाक हो, कोई कंफ्यूजन नहीं। चलो आगे बात करते हैं। इसके बाद पहला तो हम बता रहे थे कि भौतिक अवस्था को दिखाते हैं, और दूसरा है ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं की जानकारी देना। मतलब कि किसी रासायनिक अभिक्रिया को अधिक उपयोगी बनाने के लिए 2 और काम कर सकते हैं कि मतलब ये 2 प्रकार की अभिक्रियाएं हैं, एक ऊष्माक्षेपी और एक ऊष्माशोषी। इन अभिक्रियाओं की जानकारी दे सकते हैं। अब ये ऊष्माक्षेपी ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है, तो हम थोड़ा सा आपको समझाना चाहते हैं। देखिए इसके मतलब से समझ लेना, यहाँ पे कहीं जगह है नहीं, वैसे हम एक पेज लेकर के आपको बता देते हैं। एक बताए हैं, उसमें नाम था ऊष्माक्षेपी, अभिक्रिया। और वैसे इस रिएक्शन को हम स्पेशली पढ़ेंगे। एक दूसरा रिएक्शन है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। जरा इस 2 पॉइंट पे हम आपसे बात करना चाहेंगे, आप ध्यान दो, पूरा बात समझ में आ जाएगा। इसके शब्द में ही इसका मीनिंग छुपा है, ऊष्मा और क्षेपी। मतलब कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया
ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ध्यान से सुनना, जिसमें उष्मा, उष्मा मतलब गर्मी, हीट, उष्मा जो है अवक्षेप के रूप में, अवक्षेप के रूप में, देखिए उष्मा और क्षेपी लिखा है ना, तो उष्मा प्लस अवक्षेप, मतलब कि उष्मा जो है अवक्षेप के रूप में निकले, मतलब कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में उष्मा निकलता है उसको उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता दें, जो श्वसन की क्रिया होती है ना, श्वसन की क्रिया, तो श्वसन की क्रिया में होता यह है कि हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन फेफड़ा में जाता है, वहां से ब्लड द्वारा हमारे सब बॉडी सेल्स के पास चला जाता है। बॉडी सेल में जाने के बाद सभी कोशिकाओं के अंदर एनर्जी का निर्माण होता है, वहां पे ग्लूकोज भी पहुंचा होता है, ग्लूकोज को तोड़ करके एनर्जी बनता है। एनर्जी बनने के साथ साथ वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है, और जो माने एनर्जी बनता है वहां पे उष्मा की भी उत्पत्ति होती है। तो जहां भी उष्मा निकलेगा तो श्वसन एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया, याद रखेंगे, ये बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि श्वसन एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया है, हैशटैग लगा देते हैं, श्वसन एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया, क्योंकि इसमें उष्मा अवक्षेप के रूप में निकलता है। कैसे पहचानेंगे, तो हम जो गैस लेते हैं ऑक्सीजन सामान्य तापमान पे, लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस आता है, कभी आप उसको महसूस किए, थोड़ा गर्म होता है, नाक से आने वाला जो सांस जब छोड़ते हैं तो गर्म गैस निकलता है। इसका मेन कारण है कि उष्माक्षेपी अभिक्रिया से निकलने वाला गैस, इसलिए। चलिए अब दूसरा है कि उष्मा शोषी। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, एकदम 100% समझ में आया होगा। और भी एग्जाम्पल इसका हो सकता है, उस टाइम में जो हम क्या करते हैं कि पानी में, मतलब दुकान से चूना खरीद के ले आके डालते हैं, फिर वो गर्म हो जाता है बर्तन, या उसमें हाथ डुबो कर देखेंगे तो गर्म महसूस होता है। गर्म महसूस होता है मतलब कि वहां पे उष्मा की उत्पत्ति हो रही है, और जब भी उष्मा का उत्सर्जन हो, उष्मा निकले, उस अभिक्रिया को उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। उम्मीद है उष्माक्षेपी समझ में आ गया होगा। दूसरा है उष्मा शोषी। कुछ ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, कुछ ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं जिसको कराने के लिए, जिसको संपन्न कराने के लिए उसमें उष्मा दिया जाता है, उसे गर्म किया जाता है। तो यहाँ पे देख, यहाँ पे भी यही क्लियर हो जाएगा, ध्यान से देखोगे तो मतलब बात यहीं से क्लियर हो जाएगा, समझने का प्रयास करना। उष्मा शोषी मतलब कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा का अवशोषण हो रहा हो, जिसमें उष्मा का अवशोषण हो रहा हो। कैसे अवशोषण, मतलब कि सोखा जा रहा हो, थोड़ा सा समझ लो, या ऑब्जर्व किया जा रहा हो। देख लो, दो शब्द है, उष्मा प्लस शोषी, मतलब कि उष्मा का अवशोषण। तो जिस रासायनिक अभिक्रिया में उष्मा दिया जाता है अभिक्रिया को पूर्ण करने के लिए, संपन्न करने के लिए, मतलब कि जहां पे उष्मा का अवशोषण होता है, उस अभिक्रिया को उष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। और बहुत सारा इसका एग्जाम्पल है, हम आगे अगर बात करेंगे। सबसे पहले यहां पे आप देख लीजिए, जैसे कार्बन ऑक्सीजन को जब जलाते हैं तो आप देखेंगे वहां पे कार्बन का मतलब लकड़ी, लकड़ी को आप ऑक्सीजन के साथ मिलाकर जलाते हैं, तो जलाने के साथ साथ तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता ही है, जो धुआं बन के उड़ जाता है। उसके अलावा अगर आप उसके अगल बगल में हैं तो आपको गर्मी महसूस होती है, आग जलता है, आग जलेगा तो वहां उष्मा उत्पन्न होगा, और उष्मा उत्पन्न होगा तो यह एक प्रकार की कैसी अभिक्रिया, जहां जिस अभिक्रिया में उष्मा निकलता हो वो सब उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। फिर एक दूसरा एग्जाम्पल है, अच्छा एक चीज ध्यान से सुनना, इसमें हम ये बता रहे थे आपको कि जो उष्माक्षेपी है ना, उसमें जैसे कार्बन को ऑक्सीजन के साथ जलाएं तो कार्बन डाइऑक्साइड बना है, और उष्माक्षेपी को मतलब कैसे दिखाते हैं, तो क्या करते हैं ना कि रिएक्शन में जहां उष्मा बन रहा है तो जो प्रोडक्ट बना है उसको लिखने के बाद प्लस में हम उष्मा लिख देते हैं तो हो जाएगा। जैसे यहाँ पे भाषा सुन लो, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्सर्जित मतलब निकले हुए या अवशोषित या ग्रहण किए हुए उष्मा की जानकारी उष्मा रासायनिक समीकरण के द्वारा दी जाती है। अब ये उष्मा रासायनिक समीकरण क्या होता है, तो उष्माक्षेपी अभिक्रिया के लिए समीकरण के दाईं ओर मतलब तीर के चिन्ह, ये तीर के चिन्ह के दाईं ओर प्लस उष्मा लिखा जाता है।
अगर अभिक्रिया उष्मा शोषी हो, जिसमें उष्मा दी जाती है उसमें से निकलता नहीं है, तो कह रहा है कि रासायनिक समीकरण के बाईं ओर मतलब तीर के पहले प्लस उष्मा लिखा जाता है। यहाँ पे एग्जांपल आपके सामने है। जैसे समझिएगा, कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड तो बनता है, इससे आग के कारण गर्मी भी निकलता है। तो देखिएगा, तीर के बाद हम प्लस उष्मा लगाए हैं जो बताता है कि अभिक्रिया कैसी है, तो उष्मा छेपी है। दूसरा चीज, उष्मा शोषी का अगर एग्जांपल है, जैसे नाइट्रोजन को ऑक्सीजन के साथ उष्मा मिला करके उष्मा देने पर, मतलब कि उसको गर्म कर रहे हैं, उसको गर्म कर रहे हैं, नाइट्रोजन ऑक्सीजन को मिला करके जब गर्म करते हैं तो नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है, NO बनता है, और इसमें उष्मा दी जाती है। मतलब एक बर्तन में आप क्या कर रहे हैं ना, नाइट्रोजन गैस रख दे, ऑक्सीजन गैस रख दे, उसको गर्म कर रहे हैं, मतलब कि नीचे से गर्म करके उसको गर्म कर रहे हैं, मैंने क्या दे रहे हैं, उष्मा दे रहे हैं। तो इसीलिए इसमें उष्मा जो है, ये उष्मा अवशोषित कर रहा है ये रिएक्शन, तो इसमें क्या होगा, उष्मा शोषी अभिक्रिया है, तो इसमें तीर के पहले ही प्लस उष्मा लिखते हैं। तो उष्मा छेपी और उष्मा शोषी अभिक्रिया क्या है और अधिक उपयोगी बनाने के लिए रासायनिक समीकरण में उनका यूज कैसे किया जाता है, आपको समझ में आ गया होगा। तो फिर आगे बात करते हैं। तीसरा पॉइंट है उपयोगी बनाने के लिए कि गैस के उत्सर्जन की जानकारी, मतलब जिस अभिक्रिया में गैस निकल रहा हो या गैस बन के उड़ रहा हो, कैसे पता चलेगा कि गैस बन रहा है। तो उसका तरीका होता है कि जो गैस बन रहा है उसके बगल में एक तीर का चिन्ह दे दें। जैसे एक रिएक्शन है, ये रिएक्शन हम आपको प्रयोग के तौर पे भी दिखाए थे कि जब सल्फ्यूरिक अम्ल को एक फ्लास्क में रखकर और उसमें जिंक का टुकड़ा या दानेदार जिंक डालते हैं तो हम देखते ये हैं कि वहां से हाइड्रोजन गैस निकलता है। तो यहाँ पे वही वाला रिएक्शन है, आप देखिएगा कि सल्फ्यूरिक अम्ल, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, मतलब कि एक बर्तन में पानी और फिर उसमें अम्ल मिला करके और उसके बाद क्या करते हैं कि जिंक का छोटा छोटा टुकड़ा डालते हैं, और तो वहां से हाइड्रोजन, अभिक्रिया होने के बाद हाइड्रोजन गैस निकलता है। क्या क्या बनता है, तो पहला बनता है जिंक सल्फेट और दूसरा बनता है हाइड्रोजन गैस। तो आप ध्यान से देख लो, यहाँ पे गैस बन रहा है, तो जिस अभिक्रिया में गैस का उत्सर्जन हो रहा हो, मतलब गैस निकल रहा हो, और जो गैस निकल रहा हो उसके फार्मूला के बगल में हम क्या करते हैं, इस तरह का तीर का चिन्ह दे देते हैं। इस तरह के तीर का चिन्ह दे देते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। भाषा पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। यदि अभिक्रिया के फलस्वरूप कोई गैस निकलती है तो समीकरण में गैस के सूत्र के ठीक बाद ऊपर की ओर तीर का चिन्ह दिया जाता है। मतलब कि चिन्ह लिख करके आप इस तरह लिखेंगे, एकदम भाषा सही है, वैसे आपको भाषा लिखने की आवश्यकता ही नहीं है, बस कभी ऐसा देगा ही नहीं। लेकिन एक बार एक क्वेश्चन पूछा कि अधिक उपयोगी कैसे बनाए या सूचनापूर्ण कैसे बनाए, तो हम सबको एक साथ भी लिख सकते हैं कि क्या करेंगे, उसकी भौतिक अवस्था को दिखा देंगे। अगर द्रव अवस्था हो तो सॉलिड लिख देंगे ब्रैकेट में S, अगर लिक्विड L लिख देंगे, ठोस अवस्था हो तो ब्रैकेट में S लिख देंगे, अगर गैसीय अवस्था तो ब्रैकेट में G लिख देंगे, अगर जलीय विलयन है तो ब्रैकेट में AQ लिख देंगे। है बस समझ में। अगर गैस निकल रहा हो तो जो गैस निकल रहा है उसके बगल में ऊपर की ओर तीर का चिन्ह देंगे। अगर उष्मा दिया जा रहा है, उष्मा शोषी अभिक्रिया है, तो जो अभिकारक है उसका सूत्र लिख के और सबसे लास्ट में प्लस लगा करके उष्मा लिख देंगे, फिर तीर का चिन्ह देंगे। अगर उष्मा छेपी अभिक्रिया हो तो अभिक्रिया के बाद उत्पाद में सबसे लास्ट में प्लस उष्मा लिख देंगे, उष्मा छेपी की जानकारी देने के लिए। उम्मीद है कि यहाँ तक समझ में आया होगा। आगे हम बात करेंगे इसके अलावा। चौथा है अवक्षेप बनने की जानकारी, मतलब कि अगर कोई पदार्थ अवक्षेप के रूप में प्राप्त हो रहा है। अवक्षेप के बारे में हम आपको बताए थे कि अवक्षेप बनना, जब हम बताए थे आपको कि रासायनिक अभिक्रिया का क्या पहचान है, तो बोले थे बहुत सारी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें अवक्षेप का भी निर्माण होता है। अब अगर हम दिखाना चाहें कि कैसे अवक्षेप बन रहा है, तो गैस के लिए क्या करते हैं, सुन लो। गैस के लिए ऊपर की ओर तीर का चिन्ह देते हैं जो बता रहा है कि गैस निकल रहा है। अगर अवक्षेप बन रहा है तो वही तीर को नीचे की ओर कर देते हैं, तो ये नीचे की ओर तीर अगर कहीं दिखे मतलब कि अवक्षेप बन रहा है। उम्मीद है कि दोनों समझ में आ गया होगा। तो अगर अवक्षेप बनने की जानकारी, यदि किसी अभिक्रिया के फलस्वरूप कोई उत्पाद अवक्षेप के रूप में पृथक हो जाता है, अवक्षेप का मतलब कि वो थक्का के रूप में जम जाता है उसमें, तो कह रहा है
तो उत्पाद के संकेत या सूत्र के बाद नीचे की ओर तीर का चिन्ह दिया जाता है। जैसे इस वाले एग्जाम्पल को समझिए, जो हम क्या करते हैं, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालते हैं, HCl डालते हैं, तो कहते हैं Ag जो है Cl से अभिक्रिया करके AgCl सिल्वर क्लोराइड बना लेता है, सिल्वर क्लोराइड बना लेता है, सिल्वर क्लोराइड बना लेता है। और एक बात सुनिएगा, और HNO3 मतलब कि नाइट्रिक अम्ल बनता है। और अगला बात आप सुनिएगा, इसमें जो सिल्वर क्लोराइड जो बनता है ना बच्चे, आप ध्यान से सुनना, तो जो जिस बर्तन में ये अभिक्रिया करा रहे हैं, तो इसमें जो ऊपर की ओर बचा रहता है वो होता है HNO3। और एक बात बता दें आपको कि इसमें, इस बर्तन में नीचे की ओर उसके पेंदी में इस तरह से जमा हो जाता है, जो होता है AgCl मतलब सिल्वर क्लोराइड का थक्का बन जाता है। इसी को अवक्षेप बोलते हैं। अब अवक्षेप के लिए क्या करते हैं, तो जो पदार्थ अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है, जो पदार्थ अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है, उस पदार्थ के सूत्र के बगल में तीर का चिन्ह नीचे की ओर दे देते हैं। उम्मीद है कि अवक्षेप की जानकारी कैसे देंगे समझ में आ गया होगा। अधिक लास्ट में हम सबको एक साथ कर लेंगे, तुम टेंशन नहीं लेना, बस देखते चलो। एक और है लास्ट, रासायनिक समीकरण को अधिक उपयोगी बनाने के लिए अभिक्रिया की शर्तों की जानकारी देते हैं। और शर्त की जानकारी का मतलब ये है कि अगर आप किसी रासायनिक अभिक्रिया में अगर ताप ले रहे हैं, कितना टेम्परेचर देना है, 543 डिग्री सेल्सियस कि 430 डिग्री सेल्सियस, और टेम्परेचर के बाद प्रेशर भी बहुत सारे अभिक्रिया में देना होता है। आप कितना प्रेशर दे रहे हैं किसी रासायनिक अभिक्रिया में, तो उसको भी दिखाया जा सकता है। वो कैसे दिखाया जा सकता है, तो आप समझिएगा। कह रहा है कि पहले यहाँ पे ये समझ लो, अभिक्रिया की शर्त की जानकारी कि अभिक्रिया कौन से कंडीशन में हो रहा है। कर कि इसकी जानकारी के लिए समीकरण में प्रयुक्त तीर के चिन्ह के ऊपर या नीचे दाब, ताप, सांद्रता, उत्प्रेरक आदि शर्तों का निर्देश दिया जाता है। मतलब ये है कि ये दाब, अगर कहीं ज्यादा दाब ले रहे हैं आप, ताप लगा रहे हैं, सांद्रता है, या उत्प्रेरक को यूज कर रहे हैं, तो उसमें तीर का जो चिन्ह होता है उसके ऊपर या उसके नीचे आप लिख सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल आपको बता दें हम, जिससे ये क्लियर हो जाएगा। जैसे हाइड्रोजन एक जो गैस है, इस हाइड्रोजन गैस को नाइट्रोजन गैस के साथ मिला करके और अभिक्रिया कराते हैं तो अमोनिया गैस बनता है। अमोनिया गैस बनता है। हाइड्रोजन गैस को नाइट्रोजन गैस के साथ मिलाकर अभिक्रिया कराते हैं तो अमोनिया गैस बनता है, लेकिन इतना आराम से बनता है नहीं, सीधा सीधी बात बता रहे हैं। तो फिर यहाँ पे क्या करना होता है, तो यहाँ पे उत्प्रेरक का यूज करना होता है, उसके बाद ये रिएक्शन संपन्न हो पाता है। अब कौन सा उत्प्रेरक यूज करते हैं, तो यहाँ उत्प्रेरक के रूप में हम FeMO का उपयोग करते हैं। FeMO क्या है, उत्प्रेरक है। लोहा मॉलिब्डेनम उत्प्रेरक के उपस्थिति में जब हम हाइड्रोजन की अभिक्रिया नाइट्रोजन से कराते हैं तो मिस्टर अमोनिया नाम का गैस बनता है। तो यहाँ पे इस अभिक्रिया में हमको एक कंडीशन फॉलो करना पड़ा है, उत्प्रेरक देना पड़ा है। ये उत्प्रेरक जो हम दिए हैं तो कहाँ लिखते हैं, तो इसको तीर के ऊपर लिखते हैं। कभी ताप लगाना पड़ेगा इतना डिग्री सेल्सियस पे या इतना केल्विन ताप पे, कभी दाब बताना होगा 1 एटीएम दाब पे, 3 एटीएम दाब पे। इस टाइप से उत्प्रेरक भी यूज कर सकते हैं। सांद्रता भी बता सकते हैं, कितना सांद्रता वाला पदार्थ आप ले रहे हैं, तो यहाँ तीर के ऊपर नीचे यूज कर सकते हैं। आगे रिएक्शन में इस टाइप का, आगे चैप्टर में इस टाइप का कोई रिएक्शन मिलेगा तो मतलब कि वो इसलिए लगाया जाता है ताकि हम रासायनिक समीकरण के माध्यम से सामने वाले को ज्यादा से ज्यादा सूचना प्रदान कर सकें। उम्मीद है कि यह भी समझ में आया होगा। एक लास्ट पॉइंट है कि बहुत सारी अभिक्रियाएं ऐसी हैं जो रिवर्सेबल होती हैं, उनमें रिवर्सिबिलिटी का गुण होता है, जिसको हिंदी में कहते हैं उत्कर्मणीयता। अब ये उत्कर्मणीयता क्या होता है इसको समझिएगा। मतलब एक एग्जांपल खूब बढ़िया दिया हुआ है यहाँ पे, NH3 वाला ही एग्जांपल दिया। देखो हाइड्रोजन जो है, सॉरी नाइट्रोजन जो है हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके अमोनिया गैस बनाता है। अब क्या है ना,
कि उस बर्तन में आप अमोनिया गैस को छोड़ देंगे ना, तो फिर रिएक्शन उल्टा हो जाएगा, फिर ये टूटना शुरू होगा, फिर हाइड्रोजन और नाइट्रोजन में बदलेगा। मतलब इस तरह से देख लो, ध्यान से समझना। हाइड्रोजन जो है आयोडीन से, दूसरा रिएक्शन बता रहे हैं, आयोडीन से अभिक्रिया करता है, क्या मजाक किया, आयोडीन से अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है, हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है, हाइड्रोजन आयोडीन से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है। अब इसी तरह इसको आप छोड़ देंगे तो फिर ये रिएक्शन जो है रिवर्स हो जाएगा, फिर अब इधर से होने लगेगा, ठीक, यानी ये टूट करके फिर ये बनना शुरू होगा। तो वही बात कर रहे हैं, अभिक्रिया की उत्क्रमणीयता की जानकारी, मतलब कि रिवर्सेबल रिएक्शन हो तो हम क्या करते हैं, तो इस टाइप का तीर का चिन्ह देते हैं या इस टाइप का तीर का चिन्ह देते हैं। मतलब अच्छा तो यही है कि अगर इधर के लिए इस तरह दें और फिर आधा इधर से दे दें, तो ये बता रहा है कि अभिक्रिया ये दोनों मिलकर वो बनेगा, वो टूटेगा तो ये बनेगा, इसको बोलते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया। तो वही बात कर रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया की उत्क्रमणीयता दर्शाने के लिए अभिकारक और उत्पाद के बीच विपरीत दिशाओं में निर्देशित दो तीर का चिन्ह दिया जाता है, दो तीर का चिन्ह दिया जाता है एक दूसरे के विपरीत, एक इधर की ओर एक इधर की ओर, जो इस बात को संकेत करता है कि ये मिल करके ये बनेगा, ये टूट करके ये बनेगा। लगातार उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ रहा है, किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं। ये कुछ जानकारी था जिसके माध्यम से हम किसी रासायनिक समीकरण को अधिक उपयोगी बना सकते हैं। अगला है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये 5 मार्क्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है, हम पहले ही आपको बता देते हैं, 5 नंबर में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, 5 नंबर में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाली सूचनाएं। अच्छा, इसको पढ़ने से पहले हम आपको इस पे ही कुछ बात बता देते हैं जहां पे आप समझ पाए, और एक बार में क्लियर कर देते हैं एक स्लाइड लेकर के। सबसे पहले हम क्या क्या जानकारी, मतलब उपयोगी कैसे बनाए, या रासायनिक समीकरण को एक बार रिवाइज कर दे रहे हैं, मतलब आपके लिए रासायनिक समीकरण को अधिक सूचनापूर्ण कैसे बनाएं, अधिक सूचनापूर्ण कैसे बनाएं, ये क्वेश्चन है। कि किसी रासायनिक समीकरण को अधिक सूचनापूर्ण कैसे बनाएं। तो बनाने का तरीका यह है कि एक एक करके बात कर रहे हैं, वो 6 जो आपको पॉइंट बताए हैं सब एक जगह क्लियर हो जाएगा। उसमें हम आपको सबसे पहला पॉइंट बताए होंगे, सबसे पहला पॉइंट बताए हैं आपको कि भौतिक अवस्था की जानकारी दिया जाए, भौतिक अवस्था की जानकारी दिया जाए। अब ये भौतिक अवस्था की जानकारी कैसे देते हैं, तो भौतिक अवस्था की जानकारी देने का तरीका है कि अगर कोई पदार्थ, चाहे वो बनने वाला पदार्थ हो या चाहे भाग लेने वाला पदार्थ हो, अगर कोई पदार्थ ठोस अवस्था में है तो उसके ब्रैकेट में S लिखा जाए, अगर कोई पदार्थ द्रव अवस्था में है तो उसके ब्रैकेट में स्मॉल l लिखा जाए, अगर कोई बनने वाला पदार्थ या भाग लेने वाला पदार्थ अगर गैसीय अवस्था में है तो उसके ब्रैकेट में G लिखा जाए, अगर कोई पदार्थ जल के साथ विलयन के रूप में है, मतलब कि जलीय विलयन के रूप में है, तो उसके ब्रैकेट में, उसके फार्मूला के ब्रैकेट में AQ लिखा जाए। AQ मतलब एक्वेटिक, मतलब जलीय विलयन। तो ये तो सूचना, ये सूचनापूर्ण बनाने के लिए, रासायनिक अभिक्रिया को अधिक उपयोगी बनाने के लिए हम भौतिक अवस्था में इस प्रकार का नया जोड़ सकते हैं, सूत्र के जस्ट बगल में जोड़ा जाता है। अच्छा, दूसरा क्या है, तो हम आपको दूसरा बता दें कि ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी की जानकारी,
ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी की जानकारी दी जा सकती है। अब ये ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी की जानकारी कैसे देंगे ये समझें। तो हम आपको बताए हैं, आप ध्यान से समझेंगे कि अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा अगर दिया जा रहा है तो हम क्या करेंगे, ये जो तीर का चिन्ह है इसके पहले प्लस ऊष्मा लिखेंगे। किसके लिए? तो ऊष्मा शोषी के लिए, मतलब ऊष्मा दिया जा रहा है रिएक्शन में। अगर कभी किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा बन रहा है, ऊष्मा निकल रहा है, ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है, मतलब कि ऊष्माक्षेपी रिएक्शन है, तो वहां पे हम रिएक्शन में सब कुछ जब लिख लेते हैं, जब सब पदार्थ का सूत्र लिख लेते हैं तो उसमें हम प्लस ऊष्मा लगाते हैं। किसकी जानकारी देने के लिए? तो ऊष्माक्षेपी की। अगर तीर के पहले लगाएंगे तो ऊष्माशोषी की जानकारी दे रहे हैं, तीर के अगर बाद लगा रहे तो ऊष्माक्षेपी की जानकारी। तो ये एक चीज है कि क्या सब पदार्थ का सूत्र लिखने के बाद ही लिखेंगे? अगर इसको सबसे पहले लिख दे तो कोई बात नहीं है, गलती होने कोई सवाल हो ही नहीं सकता है, गलती नहीं होगा, बस तीर के इधर होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात। आप इसको पहले लिख दो, लास्ट में लिख दो, बीच में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। चलो ये दो तो हम आपको बता दिए, जरा तीसरा पे बात करते हैं। चलिए तीसरा, अगर हम गुण पे अगर बात करें, मतलब कि जिससे ये क्लियर हो पाए कि रासायनिक समीकरण को और सूचनापूर्ण कैसे बनाएंगे, तो तीसरा था गैस का उत्सर्जन। गैस का उत्सर्जन मतलब कि अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया में कोई गैस निकल रहा है तो जो पदार्थ गैस के रूप में निकल रहा है, जो पदार्थ गैस के रूप में निकल रहा है, वहां पे हम क्या करते हैं, ऊपर की ओर एक तीर का चिन्ह दे देते हैं। पदार्थ के जस्ट बगल में ऊपर की ओर तीर का चिन्ह दे देते हैं। और एक चौथा बात है कि अवक्षेप की जानकारी, कि कोई पदार्थ अवक्षेप के रूप में अगर बन रहा है तो उसको कैसे इंडिकेट करते हैं, तो हम क्या करते हैं, पदार्थ के बगल में नीचे की ओर तीर का चिन्ह दे देते हैं। ऊपर की ओर तीर का चिन्ह किसकी जानकारी देगा? गैस के उत्सर्जन का। नीचे की ओर तीर का चिन्ह किसकी जानकारी देगा? तो ये अवक्षेप का। तीर के बाद ऊष्मा लिखा हो तो किसकी जानकारी देगा? तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का। अगर तीर के पहले ऊष्मा लिखा हो तो किसकी जानकारी देगा? तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया का। अगर किसी पदार्थ के ब्रैकेट में एस लिखा हो तो बता रहा है कि वो पदार्थ ठोस अवस्था में है। अगर ब्रैकेट में एल लिखा हो तो वो पदार्थ द्रव अवस्था में है। अगर किसी पदार्थ के ब्रैकेट में जी लिखा हो मतलब वो पदार्थ गैसीय अवस्था में है। अगर किसी पदार्थ के ब्रैकेट में एक्यू लिखा हो मतलब वो पदार्थ जलीय विलयन के रूप में है। और एक चीज लास्ट हम 5 नंबर पे बात कर रहे हैं कि अगर कहीं पे, ध्यान से सुनना, अगर कहीं पे अभिक्रिया उत्क्रमणीय हो, उत्क्रमणीय का मतलब कि रिवर्सेबल रिएक्शन हो, तो वहां पे हम क्या करते हैं, दो विपरीत दिशा में तीर का चिन्ह देते हैं, जो बताता है कि इधर वाला मिलके इधर बनेगा, इधर वाला मिलके इधर बनेगा। चलिए यहां तक क्लियर है, किसी को किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस समझाने के मकसद से यहां एक स्लाइड लेकर के काम किए हैं। अगला इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, ये 5 मार्क्स में पूछता है ये टॉपिक, इसको ध्यान से देख लो। इसके बाद कुछ एनसीईआरटी का क्वेश्चन है उस पर भी बात करेंगे। तो यहाँ पे है कि रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाली सूचनाएं, ये बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है और ये बोर्ड एग्जाम में 5 अंक में पूछा जा चुका है।
तो यहाँ पे भाषा है, आप ध्यान से देखें और पूरा बात समझ में आएगा कि कोई रासायनिक अभिक्रिया लिखा हो तो उससे कौन कौन सी सूचनाएं हमको प्राप्त होती हैं, उसको अगर रासायनिक समीकरण को अगर देखें तो हम क्या क्या अनुमान लगा सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम आपको बता रहे हैं, जैसे एक यहाँ पे हम रिएक्शन लिख रहे हैं, तो इस समीकरण को देख करके हमको क्या क्या सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं, तो वही आज सीखेंगे कि समीकरण से क्या क्या, हम समीकरण को देख करके क्या क्या प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा है इस रासायनिक समीकरण से हम निम्नलिखित सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं या हमें निम्नलिखित सूचनाएं प्राप्त होती हैं। उसमें सबसे पहला सूचना बताया है कि अभिकारकों और प्रतिफलों के संकेत और सूत्र की जानकारी होती है। सिंपल बात है, अभी ये तीर का चिन्ह है, इसके इधर वाला क्या है, अभिकारक। अब अभिकारक कौन कौन है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। तो रासायनिक समीकरण में है तो यहाँ पता चलेगा कि हाइड्रोजन का सूत्र H2 होता है, ऑक्सीजन का सूत्र O2 होता है। तो हमको अभिकारक के सूत्र का पता चल गया और संकेत का पता चल गया। तीर के उधर उत्पाद होता है और उत्पाद के रूप में यहाँ जल है, तो इसके भी हमको सूत्र का पता चल गया। तो रासायनिक समीकरण लिखने से जो सबसे पहला फायदा है, यह जो सूचना प्राप्त होता है कि हम जो भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं उनके रासायनिक संकेत और सूत्र जान लेते हैं, उनका पता लग जाता है, और जो पदार्थ बन रहा है उनका भी सूत्र और संकेत का पता लग जाता है। अच्छा, दूसरा है कि यह बताता है कि अभिक्रिया में कौन कौन से पदार्थ भाग ले रहे हैं और अभिक्रिया के फलस्वरूप कौन कौन से पदार्थ का निर्माण हो रहा है। तो रासायनिक अभिक्रिया से प्राप्त होने वाली सूचना में 2 नंबर में ये है, सिंपल बात है, हम अगर देख लें यहाँ पे तो तीर के जो बाएं साइड होता है, तीर के बाएं साइड, तो वो जो पदार्थ है वो सब क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है। मालिक है ना कि इससे ये भी पता चलता है कि कौन कौन पदार्थ भाग ले रहे हैं, और तीर के जो दाईं ओर होता है उससे ये पता चलता है कि कौन कौन से पदार्थ का निर्माण हो रहा है। तो 2 चीज तो पता चल जाता है। तो प्राप्त होने वाली सूचना का मतलब कि क्या क्या पता चल रहा है हमको। तीसरा है कि यह अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों के परमाणुओं की संख्या का जानकारी देता है, अणुओं की संख्या का जानकारी देता है, और इसके अलावा मतलब कि यह अभिक्रिया के फलस्वरूप निर्मित प्रतिफलों के परमाणुओं और अणुओं की संख्या का भी जानकारी देता है। जैसे अगर हम एक संतुलित रासायनिक समीकरण लिखते हैं तो इन सभी बात की जानकारी हमको मिलेगी। एग्जाम्पल के तौर पे समझिएगा, जैसे इसको हम संतुलित करके समझाते हैं आपको। ध्यान से देखने का प्रयास करना। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल बनता है, उसका यह एक संतुलित रासायनिक समीकरण है। इससे ये वाला जो बात है 3 नंबर, ये क्लियर होगा कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों, इसके परमाणुओं और अणुओं की अपेक्षिक संख्या का जानकारी हो जाता है कि अभिकारक के कौन कौन से परमाणु और अणु है। तो यहाँ अभिकारक के रूप में हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के अणु कितने हैं, 2, और हाइड्रोजन के परमाणु कितने भाग लिए हैं, 4। ऑक्सीजन के अणु कितने हैं, तो 1। ऑक्सीजन के परमाणु कितने हैं, तो 2 एकम 2। तो अभिकारकों के परमाणु और अणुओं की अपेक्षिक संख्या का भी हमको पता चल जाता है। चौथा पॉइंट देखेंगे तो बोला है कि फलस्वरूप बनने वाले प्रतिफलों, इसके भी परमाणु और अणुओं की संख्या, अपेक्षिक संख्या का पता चल जाता है। तो यहाँ प्रतिफल के रूप में हमारा जल बना है, तो जल में कौन कौन से तत्व हैं, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। जल के कितने अणु हैं, तो 2। अब जल के 2 अणु में हाइड्रोजन परमाणु कितने हैं, तो 2 दूनी 4। ऑक्सीजन परमाणु कितने हैं, तो 2 एकम 2। वही बात का पता चलता है। संतुलित रासायनिक समीकरण से हमको मतलब कि इसमें जो पदार्थ भाग ले रहा है, जो अभिकारक है, उसके परमाणु अणु की अपेक्षिक संख्या का भी पता चल जाता है, और जो पदार्थ बन रहा है,
जो प्रतिफल है उसके भी परमाणु और अणु की अपेक्षिक संख्या का पता चल जा रहा है। उम्मीद है 4 नंबर तक का एक एक बात बहुत प्यार भरे अंदाज में आपको समझ में आ रहा हो। अगर नहीं आ रहा हो तो आप रिपीट करने के लिए बोलेंगे आपको। फिर आगे बात करते हैं। 5वां है कि अभिकारकों और प्रतिफलों के मोलों के अनुपात की जानकारी मिलती है। अब ये मोल के अनुपात का मतलब कि थोड़ा सा आपके लिए टफ हो सकता है, लेकिन पूर्ण प्रयास है कि आपको समझाया जा सके कि मोल की जानकारी का पता कैसे लगेगा। तो यहां पे आप देखिएगा, यहां हाइड्रोजन के 2 मोल हैं, हाइड्रोजन के 2 मोल और ऑक्सीजन के सामने 1 है तो इसके 1 मोल। हाइड्रोजन के 2 मोल और ऑक्सीजन के 1 मोल मिलकर जल के 2 मोल का निर्माण कर रहे हैं। तो ये भी रासायनिक समीकरण से ये भी पता चल जाता है कि कौन कौन से पदार्थ के कितने कितने मोल मिलकर नए पदार्थ का कितना मोल बनाते हैं। ये भी क्लियर हो गया यहाँ पे 5 नंबर में। अभिकारकों और प्रतिफलों के मोलों के अनुपात की जानकारी मिलती है। अगर दोनों का अनुपात चेक करें तो यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन किस अनुपात में है, तो 2:1 के अनुपात में है, और यहाँ पे जल का मोल कितना है 2, तो फिर ये 2 के अनुपात में, यही अनुपात है इनका रेशियो। चलिए 6ठा चीज है कि यह अभिकारकों और प्रतिफलों के द्रव्यमानों का अनुपात भी बताता है। हाँ, यह अभिकारक और प्रतिफल के द्रव्यमान का अनुपात कैसे बताता है, तो इसका तरीका बता रहे हैं। हाइड्रोजन के 1 परमाणु का द्रव्यमान 1 होता है। अब यहाँ हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं, तो 2 दूनी 4, तो 4 से 1 में गुना करेंगे तो टोटल 4 ग्राम आया कि हाइड्रोजन का 4 ग्राम और 0। तथा अगर ऑक्सीजन का बात कर लें तो यहां ऑक्सीजन के 1 अणु और 2 परमाणु, तो 2 एकम 2, पूरे ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं और 1 ऑक्सीजन का द्रव्यमान 16 होता है, तो 2 का द्रव्यमान कितना हो जाएगा 32 ग्राम। तो हाइड्रोजन का 4 ग्राम और ऑक्सीजन का 32 ग्राम मिल करके फिर बताते हैं कि जल कितना ग्राम बनाता है। तो H2O जो है, H2O आपको समझा देते हैं। H2O इसका द्रव्यमान कितना होगा समझो, अच्छा से समझने का प्रयास। H2 तो यहां 2 हो जाएगा प्लस 1 ऑक्सीजन है तो 16 हो जाएगा, 16 और 2 18। यहाँ कितने अणु हैं 2, तो यहाँ पे 2 × 18 अगर करेंगे तो आ जाएगा 36 ग्राम। इसका मतलब यह है कि हाइड्रोजन का 4 ग्राम, ऑक्सीजन का 32 ग्राम मिल करके और जल के 36 ग्राम का निर्माण करता है, और ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम को भी फॉलो कर रही है। ये भी 32 4 36 और ये भी 36। तो फिर क्या कि द्रव्यमानों के अनुपात का भी पता चल जाता है। फिर उसके बाद है कि यह गैसीय अभिकारकों और प्रतिफलों के अपेक्षिक आयतन का भी जानकारी देता है। अपेक्षिक आयतन का मतलब कि उसका लीटर में आयतन क्या है, किस तरह से, तो जैसे आप समझेंगे यहाँ पे। अच्छा, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट जो है जिसको आप समझने का प्रयास कीजिए, सबको मिटा देंगे बस समझा रहे बाबू। एक टेम्परेचर होता है, मतलब कि एक मानक तापमान और दाब होता है जिसको हम STP कहते हैं, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर किसी भी पदार्थ के 1 मोल का जो आयतन होता है ना, आयतन जिसको V से सूचित करते हैं, इसका मान 22.4 लीटर होता है। याद रहेगा ये बात। एक बार हम आपको ये घेर के बता देते हैं कि STP पर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर, मानक ताप एवं दाब पर 1 मोल कोई भी पदार्थ हो, उसका जो आयतन है वो 22.4 लीटर होता है। अगर यहाँ आयतन का अगर बात करें, हाँ गैसीय का आयतन, तो यहाँ करें कि कोई गैसीय अभिकारक और प्रतिफल हो, उसके अपेक्षिक आयतन की भी जानकारी मिलती है। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, जैसे यहाँ 2 मोल है तो यहाँ पर इसका आयतन कितना हो जाएगा, तो 2 × 22.4 लीटर कजी पर, तो STP पर आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। STP पर इसका आयतन 2 × 22.4 लीटर। ऑक्सीजन का कितना मोल है, तो 1 मोल है, तो 1 × 22.4 लीटर इसका आयतन होगा। फिर ये जल का कितना मोल है, तो आप देख लीजिए 2 मोल है, तो इसका आयतन हो जाएगा 2 × 22.4 लीटर। उम्मीद है कि किसी को किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे ये सभी जानकारी हमको प्राप्त होती है। तो ये 7 प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है। उदाहरण का जो बात था, तो हम उदाहरण यहाँ बता दिए हैं
आप देख सकते हैं। उम्मीद है कि समझ में आपको आया होगा। तो आप ज़्यादा एग्जाम्पल के फिर में नहीं पढ़ेंगे, आपको सबसे पहले ये प्राप्त होने वाली सूचनाएं याद होनी चाहिए। आप ध्यान से 1-2 बार पढ़ें तो सब याद हो जाएगा, किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं कि एग्जाम्पल दिया जाए तो चलिए एग्जाम्पल भी बता देते हैं। यही वाला एग्जाम्पल लिखेंगे, जैसे आप ध्यान से देख लो, H2 प्लस O2 तीर का चिन्ह H2O, और यहाँ पे अगर इसको संतुलित करेंगे तो यहाँ 2 लगाना होता है, फिर यहाँ 2 लगाना होता है, फिर ये संतुलित हो गए। ठीक है, क्या क्या जानकारी प्राप्त हो रहा है? सबसे पहले इसमें परमाणु अणु की संख्या कितने, तो हाइड्रोजन के 2 अणु, हाइड्रोजन के 2 अणु, ऑक्सीजन के कितने अणु, तो 1 अणु, तो फिर जल के कितने अणु बने, तो 2 अणु। चलो अणु का तो पता लग गया। अणु के बाद हम परमाणु का अगर बात करते हैं तो आप चेक कर लो, यहाँ पे परमाणु 2 दूनी 4, हाइड्रोजन के 4 परमाणु हैं। ये भी जानकारी देख करके, हम कहाँ घर से लेके थोड़े आ रहे हैं, यहीं से देख देख के बता रहे हैं आपको। फिर यहाँ पे अगर ऑक्सीजन के परमाणु का बात करें तो 2 एकम 2 परमाणु। अब यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे हाइड्रोजन के परमाणु कितने जाएंगे, 4, ऑक्सीजन के परमाणु कितने हैं, 2 हो जाएंगे। फिर आगे बात करते हैं इसके बाद मोल का, तो यहाँ पे इसका 2 मोल है, इसका 2 मोल है, और यहाँ पे इसका 1 मोल है। जल के भी 2 मोल का निर्माण हो रहा है, 2 मोल जल का निर्माण हो रहा है। अब इन सब के बाद द्रव्यमान का बात करें तो यहाँ पे 4 ग्राम यहाँ पे देखिए 4 दूनी 4 परमाणु 4 है, 1 का द्रव्यमान 4 होता है, तो यहाँ पे टोटल 4 ग्राम हाइड्रोजन, 1 का द्रव्यमान 16 होता है, 2 है तो 32 ग्राम ऑक्सीजन। यहाँ पे H2O का द्रव्यमान आपको बताए थे, देख लो किस तरह से, हाइड्रोजन 2 है तो इसका 2, ऑक्सीजन 16 है तो 16 2 18, 18 2 अणु है तो 18 दूनी 36 ग्राम आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना ग्राम प्राप्त हो रहा है, 36 ग्राम। उसके बाद इनके मोल मतलब इनके आयतन की अगर बात करें तो ध्यान से याद रखना है, यहाँ 2 मोल दिया है, यहाँ 2 मोल है, 1 मोल का आयतन 22.4 लीटर होता है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, अब देख लो ध्यान से, यहाँ पे हम लिखेंगे 2 गुने 22.4 लीटर, लेकिन याद रखना किस पे, तो STP पर, STP पर। फिर यहाँ चेक करेंगे, एक मोल है, 1 मोल है तो फिर केवल 22.4 लीटर। फिर इसके अगर हम आयतन का बात करें तो 2 मोल है तो फिर 2 गुने 22.4 लीटर। ये सब जानकारी प्राप्त होता है, ये सभी प्राप्त होने वाली सूचनाएं। हम केवल क्या देखे हैं, हमारे पास केवल क्या था, एक संतुलित रासायनिक समीकरण, जिससे हम ये सभी सूचनाएं प्राप्त कर लिए। ये क्या था, तो अभी जो प्राप्त होने वाली सूचनाएं हैं उसका एग्जाम्पल था। ये कितने नंबर में पूछा हुआ है, 5 नंबर में पूछा हुआ है। उम्मीद है यहाँ तक क्लास समझ में आया होगा, किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर हम आगे बात करते हैं। तो अभी हम जो किए हैं, लास्ट हमारा टॉपिक था प्राप्त होने वाली सूचनाएं, और आगे इसके बाद जो है कुछ हमको करना है। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का कुछ क्वेश्चन है, ये अभ्यास प्रश्न ही है, पेज नंबर में क्वेश्चन दिया हुआ है। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक अगर आप उठाएंगे ना तो उसमें मतलब कुछ टॉपिक समाप्त होने के बाद क्वेश्चन देता है। तो कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं जो पेज नंबर में, पेज नंबर 6 का क्वेश्चन है। पेज नंबर 6 में ये बहुत सारा क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन आपके सामने आप देख सकते हैं। तो ये सभी क्वेश्चन जो है ऐसे क्वेश्चन है कि यहाँ से भी बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली उठा करके पूछ देता है। तो ये क्वेश्चन जो है हम आपसे कहेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में स्पेशल एक वीडियो बना दे जो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन का हो, ताकि आपके लिए देखना आसान हो जाए। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 5 में आपको क्वेश्चन आंसर कराएंगे, वो जो पेज नंबर में क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। आज क्लास यहीं तक, बेस्ट ऑफ लक। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इतने लंबे समय तक जुड़े रहने के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, अपने दोस्तों तक भी शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।